याद रखना इनफ है। एक लाइन क्या याद रखना है बफर सिस्टम पे, इसी में लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। बफर सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है जो बॉडी की पीएच को मेंटेन एंड रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी की पीएच को क्या करता है? मेंटेन मेंटेन एंड रेगुलेट करने का काम करता है। मेंटेन एंड रेगुलेट करने का काम करता है। बफर सिस्टम बॉडी की पीएच को मेंटेन एंड रेगुलेट करने का काम करता है, या फिर पीएच को बैलेंस रखने का भी काम करता है। पीएच को क्या करता है? बैलेंस में रखने का भी काम करता है। कौन? बफर सिस्टम। अब देखिए इधर बफर सिस्टम कैसे काम करता है कि यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर बॉडी की पीएच इंक्रीज होती है तो CO2 का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। यदि बॉडी की पीएच इंक्रीज होती है तो बाइकार्बोनेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। यदि बॉडी की पीएच डिक्रीज होती है तो CO2 का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। यदि बॉडी की पीएच डिक्रीज होती है तो साथ में HCO3 माइनस भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। यदि बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी की पीएच भी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। राइट? यहां तक आपको समझ में आया? जी सर। इसी के आधार पर बफर सिस्टम क्या करता है? पीएच को बैलेंस में रखने का काम कर रहा है। मान लीजिएगा नॉर्मल जो बॉडी पीएच होती है, नॉर्मल जो बॉडी पीएच होती है, जो ब्लड पीएच होती है, नॉर्मल ब्लड पीएच ये होती है 7.35 से लेके 7.45 होती है। राइट? अगर पीएच क्या हो जाए? 7.35 से डिक्रीज हो जाए तो इस पीएच को हम एसिडिक पीएच के नाम से जानते हैं। यदि पीएच बॉडी की 7.45 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो इस पीएच को हम क्या बोलेंगे? बेसिक पीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक पीएच या फिर एल्केलाई बोलेंगे। एल्केलाई बोलेंगे, एल्केलाई पीएच। राइट? अब ये बफर सिस्टम क्या करता है कि बॉडी में अगर एसिडिक कंडीशन बढ़ी हुई है, एसिडिक कंडीशन क्या हुई है? बढ़ी हुई है, तो ये बेसिक कंडीशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। बेसिक कंडीशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ताकि ये दोनों क्या आ जाए? बैलेंस में आ जाए। इन दोनों को बैलेंस में रखने का काम कौन करता है? बफर सिस्टम। इसलिए बफर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग सिस्टम। बिकॉज अगर पीएच कितनी हो जाए, अगर लेस देन 6.80 हो गई, तो पेशेंट की जिस पेशेंट के अंदर, जिस पर्सन के अंदर अगर पीएच कितनी हो जाए? लेस देन 6.80, तो उस पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ। अगर पीएच बढ़कर कितनी हो गई? ग्रेटर देन 7.8, तो उस पेशेंट की भी क्या हो जाएगी? डेथ। अगर पीएच इन दोनों कंडीशन से ज्यादा हो गई है तो पेशेंट की निश्चित क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। बिकॉज उस पर्सन की जो सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेलुलर जो सेलुलर क्या होती है? एक्टिविटी होती है, वह स्टॉप हो जाती है। सेलुलर एक्टिविटी जैसे कि गैसेस को कैरी करना, राइट, एंजाइम्स हार्मोन का रिलीज करना, राइट, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग को मेंटेन करना, वह सारे काम क्या हो जाते हैं? बंद। तो पेशेंट की क्या हो जाती है? मौत। इसलिए हमारी बॉडी ऑप्टिमम पीएच पर ही वर्कआउट करती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्कआउट करती है। अगर हमें फीवर भी हो जाता है ना,
तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, ढंग से कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से क्या हो गया बेटा, ज्यादा। अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो हम पेन को होल्ड भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिंगर ट्रिमर करने लग जाएगी, कपकपी स्टार्ट हो जाएगी, राइट, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पीएच भी क्या करती है कि जो सेलुलर एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देती है, अगर नॉर्मल से या बढ़ गई तो, और नॉर्मल से घट गई तो नॉर्मल से बढ़ने का और नॉर्मल से घटने का दोनों को बैलेंस में रखने का काम करता है बफर सिस्टम। कौन करता है? बफर सिस्टम काम करता है, राइट। आप यहां पर देखो टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम, टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम, अगर मैं टाइप ऑफ बफर सिस्टम का काम करूं, बॉडी में जो प्राइमरी बफर सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो मेन बफर सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप्स के बफर सिस्टम्स होते हैं। अगर मैं प्राइमरी बफर सिस्टम की बात करूं, बॉडी के अंदर प्राइमरी बफर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ main buffer, 4 types of main buffer system in our body, main system in our body। हमारे शरीर में 4 मेन यानी कि 4 प्राइमरी क्या होते हैं, बफर सिस्टम होते हैं, जिसको हम मेन बफर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं या प्राइमरी बफर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। वो 4 बफर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 HB बफर सिस्टम, एक होता है HB बफर सिस्टम। अब HB बफर सिस्टम क्या होता है? HB को बोलते हैं हीमोग्लोबिन्स। क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन्स। हीमोग्लोबिन भी क्या करती है? पीएच को रेगुलेट करने का काम करती है, पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। कैसे करेगी? अगर बॉडी में ज्यादा CO2 का लेवल बढ़ेगा, बॉडी में ज्यादा क्या हो रहा है बेटा, CO2 का लेवल हो रहा है, CO2 का लेवल अगर बॉडी में बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा बेटा, घटेगा। देखो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो एसिडोसिस होगा। अब HB क्या करेगा कि एक्सेसिव अमाउंट पे वो ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा, कैरी करेगा, और जो CO2 है उसको एक्सेसिव अमाउंट किसको दे देगा, लंग्स को, और लंग्स क्या कर देगा बेटा, बॉडी से आउट कर देगा। एक तो ये इसका हो गया बेसिक, और एक इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि ये जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पीएच को डिक्रीज और इंक्रीज करने का काम करता है, राइट, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को भी क्या करते हैं बेटा, ये सेल के अंदर और बाहर करने का काम करता है। कौन? HB सिस्टम। अब देखो बाहर और अंदर करने का काम कैसे करेगा। मान लीजिएगा ये क्या है, सेल है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है, सेल का डायग्राम है, इसका डायग्राम है, सेल का डायग्राम है। अब इधर देखो ये सेल है, सेल के इनर साइड पे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, उन सबको इंट्रा सेलुलर कंटेंट्स के नाम से जानते हैं। चाहे वो फ्लूइड हो, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाएगा। और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। अब इधर देखो कि सेल के जो अंदर, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, राइट, लेकिन अमाउंट में वेरिएशंस आता है, बट प्रेजेंट सभी होते हैं। अब इधर देखो सेल के आउटसाइड में क्या होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और सेल के इनर साइड में क्या होता है, यानी कि HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट होता है। अब देखो जब जब भी क्लोराइड का लेवल बढ़ता है, मैं फिर लिख रहा हूं कि बॉडी में अगर क्लोराइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लोराइड का लेवल डिक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा।
राइट। बाइकार्बोनेट का मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा ब्लड में तो पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो आउटसाइड पे जो क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड है, उस क्लोराइड को बेटा शिफ्ट कर देता है। ये जो आउटसाइड में क्लोराइड होता है, इस क्लोराइड को शिफ्ट कर देता है बेटा कहां पर, इंट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी कि इस क्लोराइड को कहां कर देगा, शिफ्ट, सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। राइट, जैसे ये क्लोराइड अंदर शिफ्ट होगा वैसे ही बेटा बाहर चला जाएगा कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। या जैसे इन होगा आउट में आ जाएगा कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम। क्लोराइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड कहां चला गया है, सेल के अंदर, और सेल से बाहर कौन आ गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन आ गया है, बाइकार्बोनेट। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंडीशन कैसी थी, एसिडोसिस। अब देखो क्लोराइड का लेवल क्या हो गया, कम, और बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो एसिडोसिस से वापस कंडीशन कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। देखो क्लोराइड का जैसे ही लेवल कम होगा पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और जैसे क्लोराइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब देखो जैसे अगर पीएच डिक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे पीएच इंक्रीज होगा बाइकार्बोनेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बाइकार्बोनेट डायरेक्ट पीएच को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि बफर सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। देख रहे हो आप, अगर एसिडिटी है, यहाँ पर मैं एचबी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं। देखो इधर अब हाँ, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम कैसे पीएच को रेगुलेट करता है, कैसे पीएच को बैलेंस में रखता है, कैसे पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। फर्स्ट सिस्टम है कौन सा, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन जो बफर सिस्टम होता है, यह प्रोसेस होता है इसमें एक्सचेंज का, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट प्रोसेस। देखो इधर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एक कंपार्टमेंट होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और दूसरा कंपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो सेल के अंदर, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन आता है, ब्लड आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, राइट। और इसमें कौन कौन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म आता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। कौन आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। अब इधर देखो, अगर ब्लड की पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ब्लड की पीएच कितनी हो रही है, लेस देन 7.31, इतनी हो रही है, लेस देन 7.31। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस, बिकॉज एसिड का लेवल ब्लड में क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अब एचबी सिस्टम क्या करेगा, इस एसिडोसिस को वापस क्या करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि इसकी पीएच को नॉर्मल में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, न्यूट्रल मींस क्या करेगा, नॉर्मल में लाने की कोशिश करेगा। अब ब्लड के अंदर क्या हो रहा था कि जो क्लोराइड होता है, क्योंकि क्लोराइड क्या करता है, पीएच को डिक्रीज करने का काम करता है। मैंने पहले भी कहा था अगर क्लोराइड बढ़ घटेगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। अगर क्लोराइड बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। ठीक इसी प्रकार बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज। अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। अब इधर देखो, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रोसेस रन करती है बेटा इलेक्ट्रोलाइट को शिफ्ट करने का, और ये क्या करती है, जो बाहर क्लोराइड होता है उसको सेल के अंदर डाल देती है, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो बाहर आ जाते हैं।
जैसे क्लोराइड सेल के अंदर गया वैसे जंप करके क्या होता है बेटा, बाइकार्बोनेट बाहर आ जाता है। इस प्रकार से पीएच क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। नहीं समझ में आया? यानी कि ये बाहर क्या था, क्लोराइड है, बाहर क्या है, क्लोराइड है, और इसके अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट है। सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट। यहां लिख देता हूं HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, राइट। सेल के अंदर इसका जो लेवल्स होता है बाइकार्बोनेट का, वो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, राइट। और सेल के जो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है सेल के बाहर यानी कि ब्लड में, वह होता है 21 से 28, 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, राइट। ये नॉर्मल होता है। और सेल के अंदर जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड का सेल के अंदर नॉर्मल वैल्यू होता है, सेल के अंदर जो क्लोराइड होता है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। और जो सेल के बाहर जो क्लोराइड्स होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है ब्लड के अंदर 96 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेजर आयन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे क्लोराइड को, फर्स्ट फर्स्ट मेजर आयन्स, फर्स्ट मेजर आयन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। अब इधर देखो, अब इधर देखो कि ये जो क्लोराइड होता है, ये क्लोराइड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सेल के अंदर चले जाते हैं। क्लोराइड कहाँ चले जाते हैं, इन सेल के अंदर चले जाते हैं, और बाहर क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट आउट हो जाता है। अब देखो ब्लड के अंदर क्लोराइड क्या होंगे, कम। देखो इधर ब्लड के अंदर क्लोराइड क्या होंगे बेटा, कम होंगे। बिकॉज क्लोराइड कहाँ चले गए, सेल के अंदर, और सेल के अंदर से क्या बाहर आ रहा है, बाइकार्बोनेट। क्या बाहर आ रहा है, बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा है। बाइकार्बोनेट आप ब्लड के अंदर क्या होगा बेटा, इनका लेवल इंक्रीज होगा। क्लोराइड का तो लेवल क्या होगा, डिक्रीज। बिकॉज क्लोराइड किधर शिफ्ट हो गया है, सेल के इनसाइड, सेल के अंदर से कौन आ रहा है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज।